नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, वो तो आपने सुन ही लिया होगा। मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ फिलहाल। उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बिहार लेकर के चलता हूँ। बिहार में जो खेल हो रहा है, वो खेल बीजेपी के खिलाफ है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने आप को रिपीट किया राष्ट्र के संबोधन में, उससे भी ज़्यादा बुरी हालत में बीजेपी बिहार में है। बीजेपी के पास मुद्दे क्या थे? हिंदू मुसलमान फ्लॉप हो गया, घुसपैठिया फ्लॉप हो गया। बिहार में घुसपैठिया पे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में घुसपैठिया है तो कहाँ है, कौन है। और इतना बड़ा मुद्दा जिस तरह से नरेंद्र मोदी और बनाने का प्रयास कर रहे हैं अमित शाह जी, वो बन नहीं पा रहा है। और अब नतीजा है कि वो लेकर के आ रहा है, मोदी की माँ को गाली दी, मोदी को माँ की गाली दी, मोदी को माँ की गाली दी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, पिछले महीने की बात है कि मोदी को माँ की गाली दी और उसको लेकर के बिहार बंद भी बुलाया गया था। 2 घंटा या 4 घंटा का बंद, वो भी फ्लॉप हो गया पूरी तरह से। आम आदमी ने विरोध किया, लेकिन फिर चलाया जा रहा है कि तेजस्वी की सभा में, तेजस्वी जो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उस सभा में मोदी की माँ को गाली दी गई। वीडियो जारी किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, ये देखिए गाली सुनिए। जबकि आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि वो झूठा वीडियो है, एडिटेड है और बीजेपी वाले जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वो जो सभा थी जिसमें जिसका वीडियो जारी किया गया है, उसका उन लोगों ने क्लोज करके वीडियो दिखाया और साउंड हाई करके दिखाया। कहीं मोदी जी को माँ को गाली देने वाला कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता। तो ये हालत है। दूसरी तरफ बीजेपी की हालत खराब ये है कि उनके 4 नेताओं के खिलाफ, जो मंत्री भी रह चुके हैं, अभी 2 मंत्री हैं। एक मंत्री है मंगल पांडे, दूसरे मंत्री है सम्राट चौधरी। 2 और उनके नेता हैं, संजय जायसवाल है और दिलीप जायसवाल है। दिलीप जायसवाल अभी बिहार के अध्यक्ष, संजय जायसवाल पहले बिहार अध्यक्ष रह चुके हैं, वहां मंत्री रह चुके हैं, अभी एमपी है। उन तमाम के खिलाफ गहरे आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर। कल तक प्रशांत किशोर तेजस्वी के प्रति हमलावर थे, लेकिन अब वो बीजेपी के प्रति हमलावर है। उनको लग रहा है कि तेजस्वी पे हमला करना उनके लिए नुकसानदेह है, जबकि बीजेपी का जो खेल है, जो बीजेपी की राजनीति है, जो बीजेपी के नेता है, वो बिहार के डुबाने में सबसे आगे चल रहा है। और इसलिए उन्होंने आरोप लगाया सम्राट चौधरी के खिलाफ, आरोप लगाया दिलीप जायसवाल के खिलाफ, संजय जायसवाल के खिलाफ और मंगल पांडे के खिलाफ करप्शन के चार्जेस और दूसरे चार्जेस। लेकिन एक ये भी कह रहे हैं, अशोक चौधरी के खिलाफ उन्होंने लगाया है, जो जनता दल के नेता है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बड़े करीब है। हालांकि अब वो स्थिति बदल गई है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनता दल के नेता के खिलाफ जो हमने आरोप लगाया, जनता दल ने कहा, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उसने कहा कि अशोक चौधरी अपनी सफाई दें, अपनी बात रखें पब्लिक के सामने। लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने, आला कमान ने नहीं कहा कि मंगल पांडे जी, सम्राट चौधरी जी अपनी सफाई दीजिए। नीतीश कुमार का ये रिकॉर्ड रहा कि जब भी कोई आरोप लगता था तो नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा ले लेते थे। बहुत पुरानी बात न करें, 2020 की भी बात करें तो 2020 में जो इनका मंत्रिमंडल बना था, मंत्रिमंडल बनते ही मेवालाल, एक जो एजुकेशनिस्ट थे, उनको मंत्री बनाया गया था। उनके खिलाफ आरोप लगे, कई बातें की गई और तुरंत नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा ले लिया था कि कोई बर्दाश्त नहीं किया जाए। तेजस्वी का भी एक बार इस्तीफा लिया था। वैसे ही और लोगों का भी हुआ था पहले, और कई घटनाएं, मांझी जी का इस्तीफा हुआ था। नीतीश कुमार अक्सर जब भी कोई आरोप लगता था तो इस्तीफा ले लेते थे। खुद भी जब रेल मंत्री थे और दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और बाद में वाजपेयी जी वगैरह सब लोगों ने मनाया था और उन्होंने इस्तीफा वापस लिया था। नीतीश कुमार को कहा गया कि नीतीश कुमार हमेशा करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अभी जो हालत है उसमें नीतीश कुमार भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। और जो प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप बिहार के आम लोग भी लगाते हैं कि बीजेपी के नेता करप्शन करते हैं, बीजेपी के मंत्री करप्ट है।
वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के मंत्री हो, और उनके पास कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जिससे बिहार की आम आदमी को, बिहार के आवाम को कोई प्रेरणा मिले या लगे कि बिहार में बदलाव की बात कर रहा है। ले दे करके वही अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी बिहार में फ्लॉप हो चुके हैं। उनका कोई भी मुद्दा काम नहीं कर रहा। नतीजा है कि अब वो जो है नीतीश कुमार के भरोसे खड़े हैं। नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, और उन घोषणाओं में नकदी पैसा देना हो, अभी जिसे कहा है कि 10 लाख रुपया 75 लाख महिलाओं को देने जा रहा है। नीतीश कुमार पहले ऐसा नहीं करते थे। नीतीश कुमार ने पहले भी पैसे बांटे हैं, लेकिन वो एजुकेशन को में बढ़ावा देने के लिए, किस तरह से एजुकेशन में बच्चे बढ़िया करें, लड़कियां खास करके बढ़िया करें, उनको पैसे दिए जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। क्योंकि बिहार में लड़कियों के प्रति था कि लड़कियां जो है वो तो पढ़ाई घर चली जाएगी ब्याह करके, बेटे हैं उनको पढ़ाया जाना है। तो बेटा और बेटी दोनों को अगर पढ़ाना है और इतने संसाधन नहीं है कि दोनों को पढ़ाया जा सके, तो बेटी को पीछे कर देते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने और सब लोगों ने उसकी तारीफ भी की। लेकिन जिस तरह से अब पैसे बांटने की बात कर रहे हैं, टैबलेट दिया जाएगा उन विकास मित्रों को, फलाने को मोबाइल दिया जाएगा, 10 लाख रुपया हर महिला को दिया जाएगा जो बिजनेस करना चाहती हैं, फिर जो है 6 महीने के बाद उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये जो खास करके है उसको फ्री बीज के तौर पे देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार कर रहा है। यानी नीतीश कुमार के पास भी अब कोई विजन नहीं है बिहार को बेहतर बिहार बनाने का। और ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी, इन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जब आएंगे, जब हमें जनता चुनेगी, तो हम बिहार को एजुकेशन हब बनाएंगे। देश भर में जहां भी कहीं एजुकेशन सेंटर है, वहां बिहार के लोग पढ़ने जाते हैं, बिहार के बच्चे पढ़ने जाते हैं, विदेश पढ़ने जाते हैं, भारत के लोग विदेश पढ़ने जाते हैं। वो एजुकेशन हब बिहार में क्यों नहीं बनाया जा सकता? और बिहार में तरक्की अगर करना है तो बिहार में आपको एजुकेशन हब ही बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री लगाने की जगह नहीं। ये प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उनका ये विजन है कि बिहार को एजुकेशनल हब बनाया जाए। दूसरी तरफ तेजस्वी देखिए, तेजस्वी भी लगातार बात कर रहे हैं, और पहले रोजगार की बात करते, नौकरी की बात करते रहे, खेल पर बात की, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, वो शिक्षा पे बात कर रहे हैं, कलम बांट रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी जो है शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, इसकी बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही, जातियों की बात नहीं हो रही है, अगड़ा पिछड़ा की बात भी नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं सबको साथ लेकर के चलने की बात, A to Z की बात कर रहे हैं। हालांकि भूरा बाल साफ करो नारा फिर उभारा गया, क्योंकि जाहिर है इससे जो सवर्ण लोग जो वोट देते हैं आरजेडी को, या एंटी बीजेपी होना चाहते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, वो ठहर जाए। लेकिन तेजस्वी ने लगातार कहा कि ये किसी जाति MY समीकरण नहीं चलने वाला, यादव और मुस्लिम की सरकार नहीं बनने वाली। सरकार बनेगी तो पूरे बिहार के लिए बनेगी। और जैसे बिहार में हम जब आए थे 2020 के बाद, और हमने वादा किया था नौकरियां देने का, हमने 4, 4.5, 5 लाख लोगों को नौकरी दी। ये तेजस्वी लगातार कर रहा है। हम जो है दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, सुनवाई, इसकी सरकार बनाना चाहते हैं। ये लगातार कह रहे हैं तेजस्वी। लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान है। घुसपैठिया इसीलिए उभार रहा है। SIR कराया गया, SIR को मुद्दा बनाया गया कि घुसपैठिए निकालेंगे, 2 करोड़ लोग निकालेंगे, 65 लाख लोगों को निकाला। लेकिन ये अब तक नहीं बता पाए हैं कि कितने घुसपैठिए बिहार में थे। प्रधानमंत्री खुद बोला कि घुसपैठिए हैं, लेकिन कितने घुसपैठिए हैं? हमने कल भी चर्चा की थी आपके साथ, परसों भी बात की थी इस पर। चूंकि बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दे को मुद्दा बनाने का प्रयास में है जो मुद्दा बिहार में है नहीं। और अब जब GST पे बात कह रहे हैं कि हमने GST लेकर के जो सुधार किया है वो ऐतिहासिक बदलाव है, तो लोग पूछ रहे हैं, बिहार में भी पूछ रहे हैं कि भाई मोदी जी 2017 में जो GST लाए थे वो कौन लेके आए थे? वो आप ही तो लेके आए थे। तो वो GST 8 साल चलाया, वो GST भी ऐतिहासिक आपने बताया था, आधी रात को पास करवाया था, कहा था कि इससे जो है भारी सुधार होगा, देश में कर चोरी बचेगी। फिर अभी आप कह रहे हैं वापस कर रहे हैं, ऐतिहासिक सुधार कर रहे हैं। तब ऐतिहासिक सुधार था या आज ऐतिहासिक सुधार है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही फैसलों से पीछे आना पड़ा, क्यों आना पड़ा, ये लोग पूछ रहे हैं। और यही बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इसलिए जा रहा है कि बीजेपी कोई भी मुद्दा खड़ा नहीं कर पा रही, बिहार के विकास का मुद्दा उसके पास नहीं। और अक्सर कह रहे हैं लोग कि ये जो है
नीतीश कुमार ने बार बार कहा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दीजिए, बीजेपी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दी। बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए, 65% किया जाए, लेकिन बीजेपी ने 65% आरक्षण न मिले या जो मिले उसके लिए व्यवस्था नहीं की। तो चाहती तो संविधान में संशोधन कर सकती थी, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए संशोधन किया, लेकिन वहां भी नहीं किया। तो बिहार के प्रति जिसको कहिए कि दोयम दर्जे का व्यवहार है, सौतेला व्यवहार है, घोषणाएं बिहार में करने जाते हैं, वोट बिहार से मिलता है, इंडस्ट्री लगाते हैं गुजरात में, ये आम बिहार के लोग बोल रहे हैं। वो तेजस्वी भी बोल रहे हैं, वो प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं, और आम बिहार के लोग भी बोल रहे हैं। तो बिहार में इस बार केवल नीतीश का सहारा लेकर के क्या बीजेपी आ पाएगी, या वोट चोरी होगा, या जो करिश्मा होता है, जो अक्सर बीजेपी करिश्मा कर दिया करती है, क्या वो होगा? अब इस बात को लेकर के असली चिंता है। तो राहुल गांधी ने जो एसआईआर का जो सवाल उठाया और कहा कि वोटों की चोरी होती है, ये लोगों के मन में बैठ रहा है कि बीजेपी कुछ ना कुछ तो खेल करती है, क्योंकि बीजेपी के प्रशंसक भी अब समझने लगे हैं कि इनके पास कोई विकास की योजना नहीं है, न लड़कों विद्यार्थियों के लिए कोई योजना इनके पास है। बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इनकी कोई पॉलिसी दिखाई नहीं पड़ती, और इससे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी लगातार पिछड़ रही है, और एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी बिहार में इस वक्त बीजेपी है। और बीजेपी को जो अब ये कहा जा रहा था, एक नैरेटिव बढ़ा जा रहा था कि प्रशांत किशोर जो है वो इनका कितना वोट काटेंगे, उतना कितना वोट काटेंगे, वो कहा जा रहा है 10% वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा, तब 5% इधर, 5% इधर वोट काटेंगे, एनडीए को लाभ हो जाएगा, इंडिया गठबंधन को नुकसान हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर दरअसल बीजेपी के ही वोट काटेंगे, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जो होता है, जो नाराजगी वाला वोट, बीजेपी इस बात से खुश है कि नाराजगी वाला जो वोट है प्रशांत किशोर ले जाएगा, वो नाराजगी वाला वोट तेजस्वी और कांग्रेस को नहीं मिलेगा, जिससे उसका फायदा होगा। लेकिन बिहार के लोग उतने बेवकूफ नहीं है जितना उन्हें समझा जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखिए क्या फैसला होता है, लेकिन फिलहाल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी इस लड़ाई में पिछड़ गई है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।